हेलो। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो आप सिंपली समझ सकते हो कि आ, इसके अंदर जैसे कोई दो सब्सटेंस होते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दो सब्सटेंस हो गए, उन दोनों को केमिकली मिक्स करा और सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। एक सब्सटेंस भी हो सकता है, दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन में कि कुछ केमिकल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को बर्न किया जाता है या फिर उनको मिक्स किया जाता है, केमिकली मिक्स किया जाता है और उससे हमारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि हमारे कुछ सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होके और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कह देते हैं। तो इसमें आपको दो टर्म्स याद रखनी है। सबसे पहली टर्म जो होती है वो होती है रिएक्टेंट, और सेकेंड जो होती है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट जो होता है, तो रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं? तो वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो कि केमिकली कंबाइन हो रहे थे, उनको हम रिएक्टेंट कह देंगे, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो न्यू फॉर्म हुए उसको हम कह देंगे प्रोडक्ट, तो जो कि हमारे राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि रिएक्टेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जो कि हमारे रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट जो कि हमारा आउटपुट निकलता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हो गए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया और इससे हमारे एक चीज बनती है, इसको हम कहते हैं वाटर। ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करके वाटर बनाया गया। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है, जबकि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हमारा लिक्विड था। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, या फिर उल्टा भी इसका कह सकते हो कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। ठीक है। तो ये चीज हमारी थी केमिकल रिएक्शन के बारे में। और भी लिख सकते हो आप इसके अंदर कि जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, उसको आप बर्न कर दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, या फिर आप सोडियम को HCl में डाल दो तो वो हमारा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये सब चीजें आप बहुत सारी रिएक्शन जो है आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे हम? तो देखो, केमिकल रिएक्शन जो है उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। अगर बड़ी केमिकल रिएक्शन होगी जैसे कि सोडियम प्लस वाटर, फिर एरो लगा के आप लिख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो वो बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन, या फिर इससे ही बड़ी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड क्लोराइड बनता है। तो ऐसे करके आप बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस हो जाती हैं। तो उन रिएक्शंस को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमने उसके लिए एक तरीका निकाला जो कि होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन एक सिंपल वे होता है अपनी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। कैसे आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो? तो आप सिंपली केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो केमिकल रिएक्शन जो है उनको सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट जब हम कर देते हैं तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन को आप सिंपली लिख सकते हो H2। नाइन्थ क्लास में आपने ये सब पढ़ा होगा। तो H2 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन को आप लिख दिया O2। ठीक है। इसके बाद जैसे वाटर है तो उसको लिख दिया H2O। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये कितना सिंपल हो गया, एक लाइन में ही हमने पूरी रिएक्शन लिख दी। जो कि हमारा, अगर हम इसको पूरी लाइन में लिखते तो ये बहुत बड़े से लगती है हमको, वही सेम रिएक्शन हमने ऐसे लिख दी। आप इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिकली बनाने के लिए कि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल जाए, तो इसके लिए आप सिंपल लिख सकते हो कि जैसे हाइड्रोजन के यहाँ लिख दिया आपने गैस हो गई हमारी, या ऑक्सीजन के यहाँ गैस हो गई हमारा, ऐसी वाटर जो है हमारा लिक्विड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो।
तो ये एक तरीका होता है, केमिकल इक्वेशन जो होता है एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सिंबल्स के द्वारा, सिंबल्स के यूज के द्वारा जो होता है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप दो चीजें आपने देख ली, इसके बाद तीसरी चीज जो है हम केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो आपको सिंपली अगर मैं यहीं से बताऊं तो हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए। एक को कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और सेकंड होगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब बैलेंस किसे कहेंगे और अनबैलेंस किसे कहेंगे, तो इस चीज को आप सिंपली समझ सकते हो। जैसे सेम रिएक्शन हम ले लेते हैं कि जैसे H2 हो गया और O2 हो गया, इन दोनों को हमने मिला के अभी बनाया था H2O। तो अब देखो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, हम इसको कैसे दोनों डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आप सिंपली कैसे देख सकते हो, तो आपको देखो बैलेंस से एक चीज समझ सकते हो, बैलेंस का मतलब कि हमारी क्वांटिटी जो है दोनों तरफ सेम है, और अनबैलेंस का मतलब दोनों तरफ जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। तो इसी को आप सिंपली यहाँ देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे रिएक्टेंट साइड और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे प्रोडक्ट साइड, अगर वो इक्वल हैं तो वो हमारा बैलेंस कहलाएगा, और अगर वो हमारे इक्वल नहीं है तो उसको हम अनबैलेंस कह देंगे। तो अब देखो इसको आप सिंपली देख सकते हो कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरा देखना है आपको, पूरे रिएक्टेंट्स में देखना है, पूरे प्रोडक्ट्स में देखना है। तो पूरे रिएक्टेंट में अगर आप देखो तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कितने, 2, और ऑक्सीजन कितने, वो भी हमारे 2 हैं। तो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। जबकि अगर हम इस तरफ देखें तो हमारे हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है हमारा सिर्फ 1 है। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यानी क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो उसको कह देंगे हम अनबैलेंस। तो ये वाली इक्वेशन आप सिंपली लिख सकते हो, इसको क्या है, ये हमारी अनबैलेंस्ड। ऐसे आप सिंपली और भी अगर रिएक्शन ले, जैसे कि हमने कार्बन ले लिया, कार्बन जैसे कोल की फॉर्म में हमने ले लिया, कोयले को हमने जला दिया, तो कार्बन हमारा कोल की फॉर्म में, कोल में हमारा कार्बन मिल जाएगा, और ऐसे हम उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमने इसको ऐसे एरो डाल दिया, और जब हम उसको बर्न करते हैं तो एक गैस निकलती है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो आप इसको और थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए आप लिख सकते हो, सॉलिड फॉर्म में है तो S लिख दिया हमने, गैस फॉर्म में होता है तो G लिख देते हैं, और लिक्विड फॉर्म में होता है तो L लिख देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी 2-4 सिंबल है जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके बाद देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस होती है तो इसको G लिख दिया हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी गैस थी तो इसको भी हमने G लिख दिया। तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाया उसने, प्रोडक्ट बना दिया हमारा। तो केमिकल रिएक्शन है। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हमने इक्वेशन में लिख दिया है, तो केमिकल इक्वेशन हो गई। अब केमिकल इक्वेशन कौन से टाइप के देखने के लिए हम देखेंगे पूरा रिएक्टेंट और पूरा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड अगर आप देखो तो एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी हमारा एक कार्बन है, यानी कार्बन तो हमारा पार्टिकल जो है कार्बन के वो सेम है। और ऑक्सीजन देखें तो 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो ऑक्सीजन भी सेम है। तो इसको आप सिंपली क्या कह सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ये अनबैलेंस्ड होगी। तो ये अनबैलेंस थी, ये हमारी बैलेंस। ये 2 एग्जांपल हो गए सिंपली। अब देखो सबसे मेन जो चीज आपको पढ़नी है इसके अंदर, ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस्ड है। अब देखो अनबैलेंस्ड को हम बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं, देखो आप सिंपली देखो, एक रूल आपने पढ़ा होगा, या फिर आप उसको लॉ भी कह सकते हो। लॉ क्या था हमारा, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। सेम अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन के हिसाब से समझो
तो अगर आपने एक रिएक्शन हुई या रिएक्शन करवाई तो उसमें जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको यही कहता है। तो अगर हमारा अनबैलेंस को हम देखें तो यहाँ पे हमारा जितना मास यहाँ पे है उतना मास तो हमको यहाँ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हमारा तो लॉ गलत हो जाएगा यहाँ पे, कि लॉ तो हमको कहता था कि जितना रिएक्टेंट का मास है और जितना प्रोडक्ट का मास है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी चीज को हम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसके ऊपर सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, वो यही है कि वाई शुड वी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो आप सिंपली आंसर में क्या लिख सकते हो, टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करने के लिए ही अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये सबसे शॉर्टकट है, और भी तरीके होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो नॉर्मल चीज़ें थी, आप सिंपली समझ सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो ओके, गुड बाय।